तो मेरे साथ यहाँ पे हैं और एमएलए साहब कैसे हैं आप? पहले ये इनसे पूछे क्योंकि हम तो पहले आप मैं तो मिलता रहता हूँ, ये बड़ी देर बाद मिले हैं। पहले इनसे पूछे, मैं इधर ही हूँ। अच्छा, सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है, बड़ा लंबा अरसा हो गया आपको देखे हुए। देखिए, मैंने लम्हे की बात की थी। उस वक़्त मेरी ज़ुबान पे जो लफ्ज़ आया था वो लम्हा था, क्योंकि उस लम्हे एक लम्हा था जिसमें मुझे कैद किया था, और जो वक्त मैंने बिताना था वो भी लम्हा था। जैसे हर एक लम्हा छोटा छोटा वो बीत जाता है, ख़त्म हो जाता है। अभी मैं पानी पी रहा हूँ, मिठास है, थोड़ी सी हज़म हो गया, फिर से इसकी ज़रूरत है। तो ये जो लम्हा है ये हर इंसान की ज़िंदगी में है, और एक लम्हे को जीने के लिए हम कभी कितना कुछ करते हैं, पैसा कमाएंगे, खाएंगे, किसके लिए? एक लम्हा, ज़िंदगी एक ही लम्हा है, और उस लम्हे को अच्छे से जीना, इंसानियत के लिए जीना, मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है। और उन लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा जिनको ये खुशी थी कि हम महराज को जेल भेजेंगे। ये होता ना, किसी का एक जिद होती है, किसी को नीचा दिखाना है तो उसे जेल की सलाखों के पीछे या उसकी जान से जान लेकर ही तसल्ली करते। कुछ लोगों की ख्वाहिश थी, नहीं हम इसको दिखाएंगे जेल में डाल के, लेकिन महराज जेल जब गया तब भी दिखा, जब बाहर निकला और ताकत से दिखा, लेकिन जिन लोगों ने डाला वो बड़े गुमनाम हो गए। अब बताएं, वो जब महराज की ताकत को ख़त्म करना चाहते थे तो इतना ताकत देकर क्यों पैदा किया, ऐसे हालात बना के? क्या जी, अगर वो काम करते शायद इससे कम ताकत होती, अगर वो काम आवाम के करते, लेकिन हुआ, वक्त था, लम्हा था, बीत गया। अभी 8 महीने में काट के आया, किसी को महसूस हो रहा है? नहीं, वक्त था, बीत गया। और जो बीता हुआ कल है वो लौट के नहीं आता है, और जिसमें आप हो उसे जीना सीखो। इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा है, और हमारे भाई साहब हैं बड़े, और मुझे पूरी उम्मीद है असेंबली का सेशन फिर से चलेगा। हम एक कोशिश करेंगे, जैसे ये भी हैं भाई साहब, ये इंडिपेंडेंट है, हम एक ही हैं, चाहे ये इंडिपेंडेंट है, पार्टी है, हम जब एक ही है तो क्या ही फर्क पड़ता है पार्टी है या इंडिपेंडेंट है। हम चाहते हैं कि जो वादे हमने आवाम के साथ इलेक्शन से पहले किए, और हम वो कोशिश कर रहे हैं डिलीवर करने की, लेकिन जो बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग हैं, जो उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा, वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं उसकी। क्या जी भाई साहब, हम तब भी बोल रहे हैं, हमने जो वादा किया, मैं कह रहा हूँ सिस्टम में सुधार आना चाहिए, उन्होंने क्या क्या नहीं बोला, वो तो कोई मुंह ही नहीं खोल रहा है। ना भाजपा एक मेजॉरिटी में है, एनसी मेजॉरिटी में, कोई बात ही नहीं कर रहा है। अब जब वो लोग बात ही नहीं कर रहे हैं मैनिफेस्टो की बात, अगर 2 लोग 4 लोग कुछ बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए, तो कहीं ना कहीं सियासत बदलती हुई आपको दिख रही होगी। मैं एक नहीं हूँ, पहले मैं डोडा का एमएलए था, जेल जाने से पहले, ऐसे तो मैं स्टेट का प्रेसिडेंट था, अब स्टेट की नज़रों में है और स्टेट पे नज़र मेरी है। अब आने वाला कल हमारा है, हम अपना मुस्तकबिल खुद लिखेंगे। एमएलए साहब, हमने एक पेपर पढ़ा था, उस पेपर में कुछ वकीलों के नाम थे, मुझे नहीं पता था ये प्रमोशन इनकी कैसे होती है। कुछ रिकमेंड करते हैं लोग वकीलों को ना, जो हाई कोर्ट के होते हैं, तो उनको उठा के जो है जज का ओहदा दे देते हैं। तो वो मैं पेपर में पढ़ रहा था, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। फिर मैंने सोचा ये कौन लोग होते हैं, जो भी है, लेकिन उनको रिकमेंड किया जाता है। वैसे ही मैं भी वकील हूँ आवाम का, आज मैं वकील हूँ एज ए एमएलए। अगर आप देखेंगे, क्या जी भाई साहब, आप भी वकील हैं, हम भी, लेकिन अब लोगों को मुझे रिकमेंड करना होगा। हम जज बनना चाहते हैं, हम उसके मुस्तहिक हैं, वो वाले जज नहीं हाई कोर्ट या वो उसके, आवाम के फैसले जहां से होते हैं। वकील हैं, कहाँ लड़ेंगे, इंसाफ कब होगा? क्या जी, हम तो बोल रहे हैं नहीं होगा, क्योंकि वकील का काम है लड़ना, फैसला किसका काम है? जज का। जब चाहे हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ, ये मेरी मंशा है, पता नहीं भाई साहब की क्या होगी, क्योंकि 8 महीने के बाद यही समझ में आया कि अब मुझे रिकमेंडेशन आवाम से चाहिए भाई साहब। मैं वही जम्मू कश्मीर मैं आज एमएलए डोडा से बात कर रहा हूँ या आने वाले एमपी से बात कर रहा हूँ? एमपी की बात नहीं है। नहीं, आप बताएं ना। एमपी, देखिए, हमने 2014 में जब इलेक्शन लड़ा था असेंबली का, तब मेरी उम्र बहुत छोटी थी। तब हमारे इलाके के लोग एमएलएज को उठाकर चलते थे, तब लोग बोलते थे ये बहुत बड़ा आदमी थे। आज शक्ल से आपको कैसा लग रहा हूँ? आप सोचिए 2014 में मैं कैसा था। मेरे साथी आते थे, एमएलए साहब जिंदाबाद, वैसे हल्के मिले थे। हमने वो रुझान पहले खत्म किया कि एमएलए होता कौन है,
उस उम्र में हमारी सोच बचपन में इसकी थी। एमपी का चुनाव में लड़के आया हूं भाई साहब, बात वहां खत्म नहीं होती है। हमारे विजन के बारे में मत ही सोचिए, वरना ये लोग और कोई माहौल बना लेंगे। लेकिन इतनी बात क्लियर है, बात यहाँ खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी। मैंने आपको बोला रिकमेंडेशन आवाम से मुझे चाहिए और फैसले आवाम की बेहतरी के लिए होना तय है। और आज अगर यूटी है ना, यहाँ बड़े बड़े बातें हो रही हैं, एलजी है, चीफ मिनिस्टर है, मंत्रालय है, हमने दिल्ली की यूटी में रहकर, भाई साहब देखिए जो सच है वो मैं कहना है, यूटी दिल्ली के अंदर भी थी, हमने 10 साल के अंदर बिजली फ्री दी, 24 घंटे दी, पानी फ्री दिया। पंजाब के अंदर हमारी सरकार है, हमने 300 यूनिट फ्री दिया। मुझे जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली फ्री करनी है, ये मेरा सपना है। मुझे यहाँ के बेहतर स्कूल बनाने हैं, ये मेरा सपना है। और ये एमएलए से नहीं होगा भाई साहब, ये अगर जम्मू कश्मीर का मामला है तो ताकत आवाम के हाथ में है, ठप्पा लगाना पड़ेगा। रिकमेंडेशन के लिए अर्जी आएगी, उसको तो रिकमेंड करना पड़ेगा। और रही बात मेरे पीएसए की, उसका फैसला आवाम ने पहले दिया था जब मुझे चुन कर भेजा था। इससे बड़ी बात नहीं हो, वरना एक पागल आदमी को वोट देगा कोई? मेंबरी का इलेक्शन लड़ा है किसी ने? देता है कोई वोट? अरे वोट लेने के लिए दिलों को जीतना पड़ता है भाई साहब। हम तो खरीद सकते नहीं थे, सकते। इस दौर के अंदर आपको कोई बोले 1 किलोमीटर जाना है, आप चलेंगे? मेरे लिए, मैं जेल में जा रहा था, लोग 30-30, 40-40 किलोमीटर पूरी रात चलते गए। आपने देखा? मैंने तो आज ही देखा, आपने वीडियोस देखी? इस दौर के अंदर अगर लोगों की इतनी हमदर्दी, आप समझ सकते हैं कि मेरा पीएसए लगाना, जेल के अंदर जाना और उन लोगों का वो फैसला दिखाना कि महराज गलत है। मैं पब्लिक की सेफ्टी के लिए था, एक्ट उन्होंने मुझ पे लगा लिया जिनको लगाना था। बिल्कुल, एक्ट तो उन पे लगना था, लेकिन लगाया मुझ पे। अब देखते हैं, वक्त हमारा भी आएगा, वक्त किसी का गुलाम नहीं है, लम्हा है, उनका बीत जाएगा, हमारा आएगा। ये कोठी कभी हमने सपने में नहीं सोची थी गवर्नमेंट की, आज मैं हूँ, आपने सोचा था? बिल्कुल, मेरे बाद कोई और होगा, लेकिन यहाँ अब कोठी में दोबारा नहीं आएंगे, कोठी भी बदलेंगे और जम्मू कश्मीर का हुलिया भी बदलेंगे। दावे के साथ बता रहा हूँ, पॉलिसी है अपने पास। मैं डीडीसी 5 साल रहा, मेले साहब, हमारा सियासी कैरियर अलग है। 5 साल डीडीसी रहा, देख लेना मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसा काम किया। एमएलए रहा, 8 महीने जेल के अंदर रहा। डबल शिफ्ट में काम होगा, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का मुकाबला कोई करे तब मुझे बताना और बेहतर करके दूंगा। ऐसा नहीं बोलूंगा 8 महीने जेल में डाल दिया तो अब क्या करूंगा, भीख नहीं मांगूंगा। जो ताकत है उस ताकत का इस्तेमाल करके आवाम का काम करने के लिए पूरी ताकत के साथ खड़ा हूं। और जो सपने हैं अगर उसको पूरा करना है, उसके लिए आवाम को जागना पड़ेगा। अगर मेरी आवाम इस दौर के अंदर एक ऐसे शख्स के लिए जिसको पैसा भी दिया, वोट भी दिए और जेल जाने के बाद लाठियां भी खाई, अगर वो आवाम पहाड़ों वाली इतना सोच सकती है तो मैदानी इलाकों में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बदलाव क्यों नहीं लाएंगे? वैसे भी एक ही बात है, मोदी जी खुद कहते हैं मैं चाय बेचता था, प्रधानमंत्री बन गए। अब मान लीजिए मैं भी पढ़ा लिखा, आजकल एमएलए भी है, चर्चाएं भी हो रही हैं ना, ऐसे ट्रेंडिंग में भी रहते हैं, बहुत सारे चाहने वाले हैं। तो हम भी अगर कहीं सपना देख रहे हैं आपकी बेहतरी के लिए, अपना कुछ नहीं, बिजली लाएंगे, पानी लाएंगे, बेहतर स्कूल लाएंगे, बेहतर हॉस्टल लाएंगे। जिस फॉरम से हमारे भाई साहब आए हैं एनआरएचएम से, उनके लिए भी बेहतर पॉलिसी, और ये भी बात करते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल, मैं डॉक्टर्स की इतनी कमी है, मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप अपॉइंटमेंट कीजिए, आप नए रिक्रूट कीजिए। मैंने ये मांग की थी, शायद आपकी नोटिस में भी लाना चाहूंगा, अगर मेरे हॉस्टल के अंदर 3 डॉक्टर हैं, मुझे उन 3 डॉक्टर्स की तैनाती चाहिए। मैंने ये नहीं कहा सरकार को कि आप मुझे यहाँ 10 वेकेंट पोस्टें लाओ, क्या जी भाई साहब? उसके लिए अगर मैंने दंगा फसाद किया, हक है हमारा लड़ने का, लेकिन मैंने उसकी लड़ाई नहीं लड़ी। उस हाल में ये सरकार नहीं है कि हमें डॉक्टर दे सकते, लेकिन जो मेरे आवाम का पैसा खा रही है, जो ले रहे हैं, कम से कम भाई साहब वो तो बैठे। और ये मेरे भाई साहब डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर्स को थोड़ा सा बताएं। देखिए, एक डॉक्टर का पहनावा मैं इसलिए चाहता हूं, जरूरी है, क्योंकि जब आम आदमी गाँव से आता है ना,
उसको कैसे पता चलेगा कि डॉक्टर कौन है? मैं डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूं, मैं अगर वो उसकी पहचान नहीं है मैं उसके खिलाफ हूं, क्योंकि अगर एलजी आता है वो पहनते हैं, मत पहने एलजी के सामने, मत पहने चीफ मिनिस्टर के सामने, क्या जी, मत पहने सकीना ईतो के सामने, मत पहने किसी प्रधानमंत्री के सामने। फिर अगर मेरी आवाम के सामने भी उनका पहनावा नहीं होगा मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन अगर बड़े लोगों के सामने इनका पहनावा होगा भाई साहब, तो मुझे कोई गुरेज कहने में नहीं है कि मेरी आवाम का अगर अपमान करेंगे तो मेरा इससे बुरा भी कोई नहीं है। और आप डॉक्टर साहिबान से हिदायत कीजिए, देखिए उनको बोलिए, मैं ये चाहता हूँ, आप खुद एक डॉक्टर हैं, क्योंकि हमारे पास पहले ही कमी है और हर घर का वास्ता हॉस्टल के साथ है और लोग परेशान होते हैं। अगर कोई इमरजेंसी होगा, ये मामला मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं सख्ती पेश कर रहा हूँ, क्योंकि जब मेरे घर से एक लेडी थी, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, जब वो थोड़ा सा शिवरिंग होने लगी, मुझे पता ही नहीं था, मैंने सोचा इसकी डेथ हो जाएगी। जब मैं गया हॉस्पिटल के अंदर ढूंढने लगा डॉक्टर कौन है, सबका पहनावा ऐसा ही था। अब मुझे क्या पता चलेगा इसमें डॉक्टर कौन है? मैंने वहां पर एक बांदे को पूछा, देखिए वो डॉक्टर अभी भी होंगे, मैंने उसमें से किसी को पूछा, मैंने बोला डॉक्टर साहब कौन है? उस वक्त क्या मैं लड़ना चाहता था? वहां पेशेंट बीमार था, वो हिल रहा था, मुझे क्या पता ठीक है कि नहीं। मैंने बोला भाई साहब यहाँ पे डॉक्टर साहब कौन है? अब क्या मैं किसी को भी बोलता चलो, कहता आप कौन हो? मैंने बोला यार मेरा पेशेंट मर रहा है, उसको देखना है। अब वहां पे बहुत सारे लोग बैठे थे, कहते नहीं आप कौन हो? मैंने बोला भाई साहब मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा पेशेंट वहां पे है। अब अगर किसी ने कोट पहना होता मैं उसको बोलता भाई साहब आप चलो डॉक्टर साहब देखो। अब उधर जब किसी का पहनावा ही नहीं था, मैंने बोला डॉक्टर कौन है, और क्या पूछता? उसने कहा कि आप कौन हो? मैंने बोला आपको पूछने का अधिकार नहीं, आप हो कौन? अगर आप यहाँ डिपार्टमेंट के हो तो मुझे बताओ डॉक्टर कौन है, ताकि मैं उसको बोलूंगा, उसकी मरीज की जान बचे। लेकिन वहां पर हंगामा हुआ, ये बड़ी पुरानी बात है डॉक्टर साहब, वहां पे स्टील के टूल होते हैं आप। जब बात यहां तक पहुंची, मैं नहीं चाहता हूं ये बात बोलना, लेकिन फिर बोल रहा हूं, स्टील का टूल पड़ा था, मुझे कपड़े लगे थे। जब वो उठ गए, इनका एक विंग हो, हर उनका एक अपना विंग होता है, हर एक डिपार्टमेंट की एक माँ होती है, वो एक एक के साथ खड़े होते हैं। जब उन्होंने कहा तू होता कौन है बोलने वाला, ये है वो है, तो वो सारे इकट्ठे हो गए। जो ही वो खड़े हो गए मैं समझ गया ये सब के सब डॉक्टर हैं। तो जब वो खड़े हो गए, मैंने वो लोहे का टूल उठाकर मारने की भी कोशिश की, क्योंकि उन्होंने मुझ पर हमला किया। बोलता आप होते कौन हो पूछने वाले? मेरा मकसद क्या था? मेरा मकसद मेरा पेशेंट था, वो दर्द से करार, और वो मुझ पे ही जड़ गए और वहां पर हाथापाई हुई। मैं नहीं चाहता हूं, अगर मैंने पहचान नहीं कर पाया, मैं क्या उनसे लड़ने गया था? पेशेंट मर रहा था, मैं डॉक्टर साहब मैं क्या लड़ने गया? बात यही है कि एक आम आदमी को उसकी पहचान करवाना बहुत जरूरी है। आप काम कम कीजिए, मुझे उसमें ऐतराज नहीं, लेकिन मेरे आम आदमी को पता होना चाहिए डॉक्टर है। या तो महराज की तरह वो किरदार बनाओ कि दूर से आपको पहचाने कि ये कौन आदमी है, उतना बड़ा नाम पैदा करो कि हम फलाने डॉक्टर हैं, लोग सब जानने चाहिए। अरे तुम्हारे माथे पे ठप्पा तो नहीं ना है, या ठप्पा लगा लो। अगर एलजी के सामने भाई साहब क्यों लगा रहे, क्यों लगा रहे? उसके सामने क्या जरूरी है? बिल्कुल। अगर उसके सामने लगा रहे तो मेरी आवाम का गला घोंटने की कोई कोशिश करेगा। देखिए मुझसे ये बुराई नहीं है, ये अच्छा ही है, और इसके लिए मैं साथ मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई कम से कम, इनके भी हॉस्टल हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जीएमसी के रोज वीडियोस आते हैं, डॉक्टरों की कमी होती है, कश्मीर के अंदर वीडियोस आते हैं, हमारे डोडा के आते हैं। मैं चाहता हूँ एज ए डॉक्टर, देखिए मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ डॉक्टर साहब, मैं हर एक आदमी, अगर मैं गरीब के दर्द के लिए इतना कर सकता हूँ, जेल जाना पसंद कर सकता हूँ, उसके लिए बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ सकता हूँ, तो एक डॉक्टर का एहतराम नहीं कर सकता? मैं इंसानियत का एहतराम करता हूँ, लेकिन जब इंसानियत की हदें खत्म हो जाएंगी, मेरे गरीब को कीड़े मकोड़े समझने लगेंगे, तो उनकी किताबों की पढ़ाई मैं नहीं मानता। फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या चीज खींच के लाई आपको आज महराज के पास? ये भाई है, हाँ कुछ तो होगा भाई, हमारा भाई है, हम भाई हैं। और अब अभी जब हम एमएलए बने थे तब से हम बैठते भी इकट्ठे हैं असेंबली में, देखना हमारा बेंच भी साथ होता है, इधर भी रहते साथ में हैं, तो ये घर का रिश्ता है। यहाँ एमएलए वाली बात नहीं है, यहाँ घर की बात है। और मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा सभी को, पूरे, मैं सिर्फ डोडा को नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिनके दिल में महराज जी बसे हुए हैं और जिनको इंतजार था, उनका इंतजार खत्म हुआ, महराज जी बाहर आ चुके हैं।
और अब उम्मीद है कि जिस तरीके से आवाज़ उठाते रहे हैं लोगों के लिए, आगे भी उठाएंगे और मिलके काम करेंगे, बेहतरी के लिए काम करेंगे। मैं एक चीज़ जानता हूँ, देखिए मुझे महराज जी को, मैं बाकी जितने भी असेंबली में एमएलएज हैं उन सबसे 2% ज़्यादा ही जानता हूँ मैं महराज जी को। दिल का साफ इंसान है, साफ सुथरा इंसान है। जो दिल में होगा वो जुबान पे होगा। वो सियासतदान नहीं है कि दिल में जहर रखेंगे और मुंह पे मिठाई बांटेंगे, वैसा नहीं है। दिल में जहर होगा तो मुंह में भी, जुबान से भी जहर ही निकलेगा। अगर दिल में कोई गिले शिकवे होंगे तो वो जुबान पे आएंगे। और सच्चे और ईमानदार इंसान की यही पहचान होती है। इन्होंने हमेशा अपने अवाम की बात की, अवाम के लिए लड़े, अवाम के हक के लिए आगे आए, और जिसका नतीजा आपने देख लिया इनको क्या मिला। लेकिन मैं बीजेपी वालों को आज शुक्रिया अदा जरूर करना चाहूँगा। शुक्रिया अदा ये इस बात का कि जो लीडरशिप का मुकाम इन्होंने 2 साल में पाना था वो इन्होंने 8 महीने में पा लिया। 2 साल में चलो जितना लगना था उन्होंने बड़ी जल्दी कर दिया। बड़ी जल्दी उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का एक चेहरा बना के उन्होंने दे दिया पूरे इंडिया को। तो अगर ऐसे ही बीजेपी करती रही तो आने वाले और पता नहीं कितने लीडर तैयार करके देंगी। ये महराज मलिक एक सोच है। मैंने तभी तो वो चीज हाँ, कही कि ये मैं एक सोच है। एमएलए से बात कर रहा हूँ कि आने वाले एमपी से बात देखिए ये एमपी भी हो सकते हैं, ये प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, ये सीएम भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जनता के साथ जुड़े हुए नेता हैं। जब तक जो इंसान जनता के साथ जुड़ा है, जनता उसको कहीं पे भी पहुंचा सकती है। लेकिन जरूरत है जनता के साथ बैठो, सिर्फ वोट लेने के लिए नहीं। उनके दुख में, उनके दर्द में, उनकी तकलीफ में उनके साथ चलो, उनके साथ लड़ो। और जो ये आवाज़ उठाते हैं हम उसकी कदर करते हैं। और आने वाले असेंबली में आप फिर महराज को उसी तरह से शेर की तरह दहाड़ते हुए सुनेंगे। मैं मुबारकबाद फिर से देना चाहूँगा और खासकर डोडा के लोगों को जरूर देना चाहूँगा। और आप मेरा बनी डोडा से लगता है। और जब ये श्रीनगर वाला रूट बंद हो गया था बरसात की वजह से, सारी डोडा की ट्रैफिक बनी से होके जाती थी। तो आप ही के उधर से, हाँ, अब आपको भी मेरे से उधर से लेके गए थे। तो मैं आपको बताता हूँ, जब वो रूट बंद हो गया, डोडा से वहां जाते थे, तो एक बार क्या हो गया, मैं गाड़ी लेके जा रहा था तो उधर से डोडा की कोई गाड़ी आ रही थी, वो मुर्गों वाली गाड़ी थी, वो पठानकोट जा रहा था। वो वापस मुड़ा और मेरी गाड़ी का पीछा करने लगा। हमने ध्यान नहीं दिया, मेरी सिक्योरिटी वाला बोलने लगा कोई एक गाड़ी वाला ये गया था डोडा का, ये वापस आ रहा है। मैंने कहा कुछ होगा काम इसको। मैंने कहा ये मेरा तो जान पहचान वाला है नहीं। फिर दोबारा ध्यान दिया तो वो आ रहा है और हार्न बजा रहा है। मैंने कहा रोको, कुछ काम है, पता नहीं। आया, उसको लगा कि महराज है, गाड़ी सेम है ना, उन्होंने कहा तो महराज है। अंदर देखा, मैंने कहा यार टेंशन। और वो रोया, वो वहां पे रोया, वहां पे खड़ा हो गया, वो मुर्गे वाला रोया महराज के लिए करते। मैंने सोचा कि हमारा एमएलए है। मैंने कहा टेंशन नहीं लो, ऊपर वाला उनको भी लाएगा। ये प्यार था बिल्कुल। और ये जनता की आवाज है, और ये जनता की आवाज उठनी चाहिए और सारे लोगों को मिलके इस आवाज को खत्म नहीं होने देना चाहिए। नहीं तो सिर्फ आपको पार्टी के वर्कर चापलूस और चापलूसी करने वाले ही सोसाइटी में रह जाएंगे। और एक बात, एक आखिरी बात, डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो डॉक्टर वाली बात नहीं मैं ये कह रहा था कि पिछले दिनों में देख रहा था टीवी में कि उन लोगों की वो कुछ दिनों की सैलरी काट रहे थे। हाँ, डॉक्टरों की, उसमें वो बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ वो 1 दिन या 2 दिन की सैलरी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, मैं तो चाहता हूँ कि उनको ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह मिले। अगर वो 2 दिन के लिए लड़ रहे हैं, उनको अगर 10,000 है 20,000 होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर मैं अपने लिए एमएलए होने के लिए 5 लाख मांग रहा हूँ, 3 लाख क्या जी, तो मैं डॉक्टर के लिए ये नहीं कहूंगा कि इसकी सैलरी काटो। लेकिन डॉक्टर साहब ये बात माने, अगर उसको अपनी सैलरी कटने का इतना दर्द हो रहा है तो सोचो अगर वो उसी सैलरी को लेकर आवाम का दुख नहीं समझ रहा है तो मुझे कितना दुख होगा, मुझे कितना दुख होगा। मैं उनके साथ शाना बशाना हूं, एनआरएचएम हो या नए डॉक्टर्स लाने हो या कुछ भी है इशू, चाहे वो एजुकेशन के रिलेटेड है, हेल्थ के रिलेटेड है, रिक्रूटमेंट के रिलेटेड है या किसी की जॉब पॉलिसी के रिलेटेड है, बाई गार्ड करके कहता हूं मैं हर आदमी का मुस्तकबिल सिक्योर देखना चाहता हूं, बेहतर। ये मेरा अपना मानना है। मैंने कहा जज होता तो फैसले करते देर नहीं करता, क्योंकि हम उस पार्टी के साथ हैं, उस सोच के साथ हैं जिसने दिल्ली के अंदर 5 साल बिजली फ्री दी, डंके की चोट पे कहता हूं। दिल्ली के अंदर हमने सबसे बेहतर हॉस्टल बनाए, अमेरिका देखने आया। दिल्ली के अंदर हमने एक बेहतरीन गवर्नमेंट स्कूल बनाए, दुनिया देखने आई। अब उसको शीश महल बोल के जेल डाल दिया, वो बोल के डाल दिया, शराब के। अब आपको भी देखने के लिए पूरी दुनिया आएगी, अमेरिका भी आएगा आपको। अब नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि बदलाव आए सर। अब डॉक्टरों से गुजारिश करें, आपके जो मुद्दे हैं मैं उठाऊंगा, आप उठाएंगे, आप तो डॉक्टर भी, लेकिन
ये जो यूनिफॉर्म वाला है ना, देखिए कम ये से कम यूनिफॉर्म पहचान। ये मैं इसका पूरे थोड़ा मेडिकल डिपार्टमेंट के सभी लोगों से बोलना चाहूंगा, ये पहनना एक इज्जत की बात है। बड़ी मुश्किल से मिलता है ये एप्रन। ये कोई छोटी मोटी चीज है, इसमें पहनने में शर्म किस बात की? पहनिए, बड़ी ईमानदारी से कमाई हुई चीज है ये। लोग तरसते हैं इस एप्रन के लिए। मजेदार बात बताऊं, जब मैं कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, अब क्या ही बताऊं, ये बताने वाली बात नहीं, हमें घर से दिए जाते थे छुट्टे 10 रुपए के होते थे या 15 के, 2.5 रुपए तब किराया होता था, मेटाडोर का स्टूडेंट होते थे। ये डॉक्टर लोग जब आते थे ना, डॉक्टर बाई गार्ड करके, अभी पढ़ रहे होते थे, कोट ऐसे डालते थे, ऐसे गाड़ी में आते थे। मैं चढ़ा हूँ गाड़ियों में, ऐसे आते थे। हम होते थे कोई आर्ट्स का स्टूडेंट, हम शर्माते थे, हमें होता था बैग। लेकिन जब डॉक्टर किसी को इधर गर्मी में बाईगढ़, जब स्टूडेंट होते थे, तब ये फखर से डालते हैं। आपने भी डाला हो, शौक से डालते हैं, आज भी डालते होंगे। जो स्टूडेंट होता है, जो ट्रेनिंग करता है, या स्टूडेंट होता है, जो भी इसकी ट्रेनिंग होती है, उस वक्त स्टूडेंट बड़े शौक से कोट डालता है। और आपने भी देखा होगा, ये मैंने देखा है अपनी कॉलेज लाइफ में। और हम भी सोचते थे, मैं भी पढ़ रहा था, कॉलेज का स्टूडेंट था, लेकिन उनकी डेल बकरी होती थी, हमारी बकरी होती थी, है ना। हम शर्माते थे, हम आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, हम बीएड कर रहे हैं, ये डॉक्टर है। कैसे पता चलता? हम उनसे बात थोड़ी करते, उनके उस कोट से, है ना। अब उसी इज्जत को ये नीलाम करने पे तुले हैं और उसी की वजह मुझे बना रहे हैं। मुझे क्यों बनना है भाई? तो मेरी गुजारिश है कि हर जगह माहौल बदले और उसमें इज्जत है, विकार है, बिल्कुल एक प्रोटोकॉल है, उससे आपकी पहचान है। और ऊपर वाले के बाद भरोसा डॉक्टर पे है, ये छोटी बात है। तो देख सकते हैं जिस तरीके से मेरे साथ यहाँ पे दोनों एमएलए एक फ्रेम में थे। तो कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर लिखें और बताएं कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में।